कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की हम लोग बात कर रहे थे। इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए हमने यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शंस कर ली थी। हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण अल्कोहल से करा लिया है, कार्बोनिल यौगिकों से करा लिया है और भी बहुत सारी स्पेसिफिक रिएक्शन हमने यहाँ पर करी है। इसके अलावा अब हम जो बनाने जा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल निर्माण की अभिक्रियाएँ तो ऑलमोस्ट ख़त्म हुई जो सारी थी। इसके अलावा बेंजोइक अम्ल हमें और बनाना है, यानी कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर हमें बनाना हो तो उसके लिए हम क्या रिएक्शन फॉलो करेंगे। वैसे लास्ट रिएक्शन जो थी हमारी वो अम्ल व्युत्पन्नों द्वारा थी। अम्ल व्युत्पन्नों में मैंने आपको बताया था कि हम एनहाइड्राइड से भी बना सकते हैं, हम यहाँ पर एसिल क्लोराइड से बना सकते हैं, एस्टर से निर्माण कर सकते हैं, इसके अलावा एमाइड से आप लोग उसका निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ बनाने जा रहे हैं बेंजोइक एसिड, यानी कि हमें चाहिए बेंजीन वाले पर COOH समूह। बेंजीन वाले पर COOH समूह का निर्माण हमें कराना है। तो इसको किस तरह से बना सकते हैं, तो इसके लिए कुछ नहीं, हम मेथिल बेंजीन लेंगे। मेथिल बेंजीन आप जानते हैं, मेथिल बेंजीन का मतलब क्या होता है, टोलुइन होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है मेथिल बेंजीन ही हो, मेथिल के अलावा अगर वले पर कोई दूसरा समूह भी है तो उससे भी आप बेंजोइक अम्ल बना सकते हैं। यानी कि मैं मेथिल बेंजीन की जगह पर एल्किल बेंजीन भी ले सकता हूं। देखिए करना क्या है, मेथिल बेंजीन यानी कि बेंजीन वाले पर COOH समूह आपका होगा, सॉरी CH3 समूह आपका होगा और आपको COOH समूह वहाँ पर लाना है। ये टोलुइन है हमारा। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, इसे किसी प्रबल ऑक्सीकारक के साथ गर्म करना है और प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में मैं ले लेता हूँ K-MnO4OH-, यानी कि आप समझ गए कि ये क्या है, ये बेयर अभिकर्मक है। मेथिल बेंजीन या एल्किल बेंजीन का अगर मैं ऑक्सीकरण कराऊंगा तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो आपका मेथिल समूह है बेंजीन वाले के ऊपर वो ऑक्सीकृत हो जाएगा COOH में। ठीक है, और यहाँ से निकल जाएगा H2O, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन हटाए हैं अपन ने, 2 ऑक्सीजन जोड़े हैं। यहाँ पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हुई है। यहाँ पर मेथिल बेंजीन का ऑक्सीकरण करा के हमने बेंजोइक अम्ल बना दिया है। अब बेंजीन वाले पर कोई सा भी एल्किल समूह हो उसका ऑक्सीकरण COOH समूह में आप करा सकते हैं इस रिएक्शन द्वारा। लेकिन इस रिएक्शन में एक चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए बेंजीन पर कोई बड़ा एल्किल समूह जुड़ा है तो ध्यान रखें, हमेशा ऑक्सीकरण जो होगा वो बेंजिलिक स्थिति पर ही होगा। हमेशा ऑक्सीकरण कहाँ होगा, बेंजिलिक स्थिति पर होगा। बेंजिलिक स्थिति का मतलब आप लोग जानते हैं, बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो आपकी बेंजिलिक स्थिति होती है। ठीक है, बेंजिलिक स्थिति यानी कि बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ कार्बन। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो CH2CH3, यानी कि बेंजीन पर अब मेथिल नहीं जुड़ा, बेंजीन पर एथिल जुड़ा है, कोई सा भी एल्किल समूह जुड़ा हो सकता है। तो ध्यान रखना, हमने क्या बोला कि बेंजिलिक स्थिति पर जुड़ा हुआ कार्बन, बेंजिलिक स्थिति ये है, बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजिलिक स्थिति कहलाता है। तो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा तो फिर इसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये भी हट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा, इसका भी ऑक्सीकरण हो जाएगा। कहने का मतलब अगर कोई भी एल्किल बेंजीन है और उसका आप ऑक्सीकरण करा रहे हो बेयर अभिकर्मक द्वारा तो सारे के सारे परिवर्तित होंगे बेंजोइक अम्ल के अंदर ही। कोई सा भी एल्किल बेंजीन ले लो वो बेंजोइक अम्ल ही बनाएगा और साथ में इसका तो COOH में हो गया और ये जो बचा है ये CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब अगर मान लो प्रोपिल होता यानी कि 3 कार्बन वाली श्रृंखला जुड़ी हुई होती तो 2 CO2 निकल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि इसके 3 हाइड्रोजन और इसका 1 हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर ट्वाइस ऑफ H2O, जल के 2 अणु निकल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मेथिल बेंजीन हो या कोई सा भी आपका एल्किल बेंजीन हो, आपको यहाँ पर ऑक्सीकरण जब कराना है तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप वो बेंजोइक अम्ल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ऑक्सीकरण होगा किससे, बेयर अभिकर्मक से। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर बेंजीन वलय पर 2 CH3 जुड़े हुए हैं, एक CH3 जुड़ा हुआ होता है तो इसे आप टोलुइन कहते हैं, लेकिन अगर बेंजीन वाले पर 2 CH3 जुड़े हुए होते हैं तो इसे आप ज़ाइलीन कहते हैं, ज़ाइलीन। ठीक है, ज़ाइलीन जो है ये बहुत सारी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में भी काम में ली जाती है। जैसे आपने मेथिल बेंजीन का ऑक्सीकरण कराया ठीक उसी तरह से आप ज़ाइलीन का भी ऑक्सीकरण करा सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये लो
1-2 पोजीशन पर अगर जुड़ा हुआ है तो ऑर्थोजाइलिन, 1-3 पोजीशन पर अगर जुड़ा हुआ है तो मेटाजाइलिन, 1-4 पोजीशन पर अगर जुड़ा हुआ होता है पैराजाइलिन। ठीक है, मैं जाइलिन का ऑक्सीकरण यहां पर करा रहा हूं, तो 1 और 2 पोजीशन पर मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो 1 और 2 पोजीशन दोनों ही ऑक्सीकृत हो जाएगी और दोनों ही पोजीशन पर आपको COOH समूह प्राप्त होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर बेंजीन वाले पर मेथिल जुड़ा हुआ है तो वो तो COOH में परिवर्तित होगा ही होगा। अलग अलग कार्बन पर अलग अलग एल्किल समूह जुड़े हुए हैं तो सब जगह COOH समूह आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि 1 और 2 पोजीशन पर आपका CH3 समूह जुड़ा हुआ था, यानी कि ये क्या था, जाइलिन था। जाइलिन का ऑक्सीकरण हुआ तो दोनों ही COOH में परिवर्तित हो गए हैं और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ H2O आपको मिल जाएगा। तो मेथिल बेंजीन या एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण से आप बेंजोइक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। अगर एल्किल समूह बड़ा है, जैसे कि यहाँ पर एथिल समूह आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये बड़ा है तो आप क्या करेंगे, आप बेंजिलिक स्थितियों का करेंगे ऑक्सीकरण। जैसे कि मेरे को पता है कि बेंजिलिक स्थिति सिर्फ वो कार्बन होता है जो बेंजीन से जुड़ा हो, तो सिर्फ इस कार्बन का ऑक्सीकरण होगा, बाकी ये कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। ऑक्सीकरण तो इसका भी होगा बट ये तो निकल जाएगा, बॉन्ड्स आपके पूरे टूट जाएंगे। ठीक है, बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ कार्बन जो है वो COOH में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल निर्माण की सारी अभिक्रिया हो गई है, जिसमें आपने एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बना लिया है। ठीक, निर्माण की अभिक्रिया समाप्त हुई तो अगली चीज़ क्या आते हैं अपन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुणों के बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत हम डिस्कस करने वाले हैं। भौतिक गुण, जैसे कि सबसे पहले मैं लिखूं इसकी भौतिक अवस्था कि वो दिखता कैसा है कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, तो मैं आपको बता देता हूं कि 3 कार्बन तक के कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि मैथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, 3 कार्बन तक के कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं ये तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं। तीक्ष्ण गंध इनकी होती है, तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं और ये द्रव अवस्था में होते हैं। 3 कार्बन तक के जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं वो तीक्ष्ण गंध वाले हैं और वो द्रव अवस्था में है। इसके बाद अगर आगे चलें, 4 या 4 से अधिक कार्बन वाले, C4 या उससे अधिक कार्बन वाले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं आपके, ये होते हैं गंधहीन, गंधहीन होते हैं और ये मोम जैसे ठोस होते हैं। अब मोम कैसा ठोस होता है आपको पता होगा, ऐसा ठोस होता है कि जैसे आप आसानी से तोड़ सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, तो 3 कार्बन तक के तो हैं तीक्ष्ण गंध वाले द्रव। उसके बाद आगे चलेंगे तो गंधहीन है लेकिन मोम जैसे ठोस है। जैसे कि मोम में भी किसी प्रकार की गंध नहीं आती, एक सामान्य मोम की बात कर रहा हूँ, जो व्हाइट कलर की मोमबत्ती आती है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो भौतिक अवस्था में हमें ये दिखाई देगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वथनांक की, तो क्वथनांक के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्वथनांक होता है ये अपने संगत एल्कोहल से, अपने संगत एल्डिहाइड से, अपने संगत कीटोन से सबसे अधिक होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। क्यों, इसका कारण भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता चुका हूँ कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है। क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं ये आपस में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं और किस रूप में रहते हैं, द्विलक के रूप में रहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार फिर से देख लो। ये जो छोटे कार्बोक्सिलिक अम्ल, ज़्यादातर अपन 1 से 3 कार्बन तक के कार्बोक्सिलिक अम्लों की बात करते हैं अपन, तो एसिटिक अम्ल की यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं, CH3COOH की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल, ये द्रव अवस्था में रहता है, ये गैस रूप में भी रह सकता है। कमरे के तापमान पर तो मैंने आपको बता ही दिया कि तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। तीक्ष्ण गंध मतलब जैसे विनेगर में खुशबू आती है, विनेगर यानी कि सिरका जो चाइनीज़ खाने में डलता है, जो थोड़ा खट्टा होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें तीक्ष्ण गंध होती है। द्रव अवस्था में ये रहता है, गैस अवस्था में रहता है, चाहे द्रव चाहे गैस अवस्था में रहे तो ये कुछ इस तरह से होता है, CH3COOH। ठीक है, ये दूसरे अणु के साथ कुछ इस तरह से बंध बनाकर रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर CH3COOH को हम फिर से एक अणु के रूप में ऐसे लिख देते हैं। तो ये एक CH3COOH है,
ये दूसरा CH3COOH है, दोनों के बीच में बन रहा है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध का ये निर्माण कर रहे हैं। तो इस कारण से इनका जो अणुभार है वो दोगुना हो जाएगा क्या, और हमें पता है कि अणुभार बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ता है, इस कारण से इनके क्वथनांक अधिक होते हैं। अगर ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूहों की हम बात करें तो हमने अल्कोहल पढ़ लिया, हमने ईथर पढ़ लिया, हमने एल्डिहाइड पढ़ लिया, हमने कीटोन पढ़ लिया। उन सब में सबसे अधिक क्वथनांक होता है किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। अपने संगत अल्कोहल से भी अधिक है, कार्बोनिल यौगिकों से भी अधिक है, और जब इनसे अधिक है तो फिर आपका एल्केन और हेलो एल्केन इनसे तो अधिक होगा ही सही, ठीक है। तो इनके क्वथनांक अधिक होते हैं। अगली बात करें हम विलेयता की। विलेयता यानी कि जल में घुलने की क्षमता। मुझे पता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल कोई सा भी मैं उठाऊं तो ये प्लस और माइनस आयन देगा, CH3COO माइनस और H प्लस, यानी कि ये एक प्रकार का ध्रुवीय यौगिक है, और ध्रुवीय यौगिक है तो हमें पता है कि समान समान को घोलता है, इस कारण से ये जल में घुलेगा। जल में घुलने की क्षमता इसकी होती है, जल में आसानी से घुल जाता है। लेकिन मेरे को ये भी पता है कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है वैसे वैसे जल में विलेयता घटती जाती है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रारंभिक 3 सदस्य जो कि ये मेथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, वो जल में आसानी से विलय हो जाते हैं, आसानी से घुल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है वैसे वैसे इनकी विलेयता जो है वो घटती जाती है। तो प्रारंभिक 3 सदस्य जल में पूर्ण रूप से विलय हैं, बाकी आगे अणुभार बढ़ता जाएगा तो विलेयता घटती जाएगी। तो ये कुछ भौतिक गुण थे आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल के। भौतिक अवस्था मैंने आपको बता दिया कि 1 से 3 कार्बन तक के जो है वो तीक्ष्ण गंध वाले आपके द्रव हैं, उससे आगे बढ़ेंगे तो गंधहीन मोम जैसे ठोस होते हैं। क्वथनांक की हम बात करें तो क्वथनांक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वथनांक कैसा है, क्वथनांक सबसे अधिक है, क्योंकि अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनाता है तो इसका अणुभार ही दोगुना हो जाता है। जैसे कि एसिटिक अम्ल का अणुभार जो है वो 60 होता है, लेकिन जब द्रव अवस्था में या गैस अवस्था में हम इसका अणुभार नापते हैं तो वो 120 मिलता है। 120 क्यों मिलता है, क्योंकि अंतराणुक हाइड्रोजन बंध द्वारा ये द्विलक के रूप में रहते हैं, यानी कि 2 गुना मिलता है। द्विलक यानी कि 2 इकाइयाँ, तो इसके क्वथनांक अधिक होते हैं। विलेयता की हम बात करें तो विलेयता में हमने बोल ही दिया कि प्रारंभिक 3 सदस्य जल में पूर्ण रूप से विलय हैं। क्यों, क्योंकि ध्रुवीय भी है और जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण भी करते हैं। तो ये इसके भौतिक गुण थे। अब एक चीज़ यहाँ पर हम अम्लीयता के लिए और डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता की, तो मुझे ये तो पता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय होते हैं, क्योंकि हर कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होगा, नाम ही इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो आसानी से H प्लस तो देगा ही देगा, ठीक है। H प्लस ये आसानी से दे देते हैं। लेकिन अगर अम्लीयता का कंपैरिजन किया जाए कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही, तो जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास एक तो है एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, और मेरे पास है क्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक अम्ल, यानी कि इसमें एक ClO जोड़ दिया। एसिटिक का मतलब 2 कार्बन ही होता है, CH3 है यहाँ पर, एक हाइड्रोजन हटाकर इस पर Cl जोड़ दूंगा तो Cl CH2 COOH। अब होने को आपके दोनों ही कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, लेकिन मैंने तो क्वेश्चन ये पूछ लिया कि भैया बताओ दोनों में अधिक अम्लीय कौन है, तो आपको यहाँ पर अम्लीयता की तुलना करना आना चाहिए। मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी, अम्ल का मतलब क्या, जो H प्लस आयन दे, और जो आसानी से H प्लस आयन दे रहा है वो प्रबल अम्ल है, ठीक है। H प्लस कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, इस जगह से, यहाँ से आपका H प्लस आयन निकलने वाला है, ठीक है। अब आप देखें कि इस पर कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह पर एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। जो एल्किल समूह है, क्या ये प्लस आई प्रभाव दर्शाता है क्या, बिल्कुल दर्शाता है। जितने भी एल्किल समूह होते हैं सबके सब प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। और यहाँ पर एल्किल समूह भी है और हेलोजन भी है, क्या ये माइनस आई प्रभाव दर्शाता है क्या। अब आप कहेंगे कि सर माइनस आई तो है, इसका प्लस आई भी तो है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कहीं पर प्लस आई और माइनस आई दोनों लग रहे हों तो प्लस आई को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, प्लस आई जो है वो निरस्त हो जाता है, माइनस आई अधिक प्रभावी होता है। तो मैं ये कहूँगा कि एक तरफ तो प्लस आई प्रभाव लग रहा है, दूसरी तरफ माइनस आई प्रभाव लग रहा है। प्लस आई प्रभाव का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाले। प्लस आई प्रभाव का मतलब यही होता है इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने वाले। जो इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित कर रहे हैं क्या वो प्रोटॉन को आकर्षित करेंगे, ये रहा प्रोटॉन,
ये जो आपका मेथिल समूह है ये इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहा है, तो ये प्रोटॉन को आकर्षित करेगा। इसका मतलब यहाँ से H+ निकलना इतना आसान नहीं होगा, ये आसानी से नहीं निकलने देगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, निकलेगा तो सही, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल तो H+ तो निकलेगा, लेकिन मैं तो तुलना करा रहा हूँ अभी यहाँ पर। तो मैंने कहा कि ये +I प्रभाव वाला है। +I प्रभाव इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा तो प्रोटॉन को आकर्षित करेगा, यानी कि अपनी तरफ खींचेगा, जबकि हमें यहाँ पर बाहर निकालना है। यहाँ आते हैं, -I प्रभाव इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा तो प्रोटॉन को तो प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब यहाँ से प्रोटॉन को निकलने के लिए ये और धक्का दे देगा, मदद कर देगा ये प्रोटॉन को निकलने के लिए। तो बात मेरे ये समझ में आई कि -I प्रभाव जो है ये समानुपाती है किसके, अम्लीयता के। अगर किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल में -I प्रभाव समूह लगा हुआ है तो उसकी अम्लीयता बढ़ जाएगी, लेकिन अगर किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल में +I प्रभाव समूह लगा हुआ है तो उसकी अम्लीयता घट जाएगी। +I प्रभाव व्युत्क्रमानुपाती होता है यहाँ पर अम्लीयता के। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुण थे, जिसमें अम्लीयता का जो टॉपिक है ये मैंने आपको अलग से क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।